क्या हो अगर आप एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जहां खून रिश्तों से ज्यादा कीमती हो। एक लड़का जो पिछले जन्म में सब कुछ हार चुका था, अब एक ऐसी जगह है जहां उम्मीद सबसे पहले मारी जाती है। क्या वो इस दुनिया को बदलेगा या ये दुनिया उसे खत्म कर देगी? खैर, कहानी की शुरुआत एक विशाल शाही महल के भीतर होती है, जहां एक छोटा सा लड़का वैन अचानक एक ऐसे बिस्तर पर जाग जाता है जो उसके नन्हे शरीर के लिए बहुत बड़ा होता है। वो धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों के सामने उठाता है और तभी उसे अजीब सी घबराहट महसूस होती है। उसके हाथ छोटे, नाजुक और बिल्कुल अनजान हैं। तभी उसे सच्चाई समझ आती है, ये कोई सपना नहीं है, उसका पुनर्जन्म हो चुका है। अपने पिछले जीवन में वैन एक नीरस और दर्दनाक जिंदगी में फंसा हुआ था, जहां वो सिर्फ गुजारा करने के लिए एक बेकार नौकरी में पिस रहा था। लेकिन अब किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया था, एक ऐसा मौका जो शानो शौकत, ऊंचे रुतबे और एक कुलीन नाम के साथ आया था। अब वो एक दूर के गांव में जन्मा एक युवा कुलीन बन चुका था। वैन सावधानी से बिस्तर से उतरता है और खिड़की से बाहर देखने के लिए एक छोटे लकड़ी के स्टूल पर चढ़ जाता है। बाहर का नज़ारा उसे चौंका देता है। ऊंची इमारतें, दूर तक फैली जमीन और शांत आसमान जहां तक नजर जाए फैला हुआ था। लेकिन तभी उसकी नौकरानी टिल घबराते हुए कमरे में घुस आती है, क्योंकि वो उसे इतनी ऊंचाई पर खड़ा देख लेती है। आखिर वैन अभी सिर्फ 2 साल का बच्चा माना जाता है। तभी वैन बेहद शांत और परिपक्व शब्दों में जवाब देता है, जिसे सुनकर टिल अपनी जगह पर जमी रह जाती है। उसी पल वैन को खुद पर और ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे सिर्फ अपने पिछले जीवन की यादें ही नहीं हैं, बल्कि इस दुनिया की भी कुछ यादें उसे पहले से पता है। उसका जापान वाला पिछला जीवन और इस दुनिया में बिताया गया समय आपस में मिल चुके थे, और अब इसमें कोई शक नहीं बचा था कि ये पुनर्जन्म सच है। उसी शाम वैन अपने पिता और भाई बहनों के साथ खाने की मेज पर बैठता है। माहौल अजीब सा और भारी होता है। कुछ देर बाद उसके पिता जलपा चुप्पी तोड़ते हुए अपने दूसरे बेटे जार से पूछते हैं कि आज वो क्या पढ़ेगा। जार थोड़ा हिचकिचाता है और फिर कहता है कि वो आग के जादू और युद्ध रणनीतियों का अभ्यास करेगा। जलपा सिर हिलाते हैं और तीसरे बेटे सेस्टो की ओर देखते हैं, जो बताता है कि वो भी जादू की पढ़ाई करेगा। अंत में जलिया वैन से वही सवाल पूछते हैं। बिना किसी झिझक के वैन जवाब देता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए वो सबसे पहले राज्य का इतिहास और परंपराएं पढ़ना चाहता है। उसके भाई उसे घूरते रह जाते हैं, ये देखकर पूरी तरह सन्न कि सिर्फ 2 साल के बच्चे ने उनसे ज्यादा समझदारी भरा जवाब दे दिया। तभी जलपा जोर से हंस पड़ते हैं। वो साफ तौर पर खुश भी होते हैं और वैन की तेज बुद्धि से प्रभावित भी। वो कहते हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वैन को भी वही शक्तिशाली अग्नि जादू मिलेगा जो उन्हें और वैन की मां को जन्म से मिला था। इसके बाद जलपा बताते हैं कि वैन का जादुई योग्यता परीक्षण तब होगा जब वो 8 साल का हो जाएगा, और उसे चेतावनी देते हैं कि इसमें कोई गलती न करे, क्योंकि इस दुनिया में जादू सिर्फ जरूरी नहीं है, वही सब कुछ है। यहाँ जादू आमतौर पर 4 मुख्य तत्वों में बटा होता है: अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। इनके अलावा जो भी शक्तियां होती हैं, उन्हें या तो दोयम दर्जे का माना जाता है या फिर शर्मनाक समझा जाता है। नाश्ता खत्म होने के बाद वैन अपने अध्ययन कक्ष में जाता है, जहां नौकरानियां उसे इस दुनिया की सामाजिक व्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी के नियम समझाने लगती हैं। जैसे ही वे अपनी बात पूरी करने वाली होती हैं, तभी मुख्य बटलर एस्पार्ता कमरे में तेज कदमों से प्रवेश करता है और किताबों का एक मोटा ढेर वैन की मेज पर पटक देता है। एस्पार्ता कोई साधारण नौकर नहीं है, वो एक अनुभवी बटलर है जो कई सालों से वैन के पिता के अधीन काम कर रहा है। फिर भी वैन को वो बेहद डरावना लगता है। एस्पार्ता वैन से बताता है कि उसे पहले से पता है कि वैन पढ़ना और थोड़ी बहुत गणित सीखना शुरू कर चुका है, और बिना घुमाए पूछता है कि वो कहाँ तक पहुंचा है। वैन ईमानदारी से स्वीकार करता है कि उसे पढ़ने में अभी दिक्कत होती है और गणित में वो सिर्फ साधारण जोड़ घटाव ही कर पाता है। लेकिन एस्पार्ता को पता होता है कि इस बच्चे में इससे कहीं ज्यादा क्षमता है। बिना पूछे ही वो वैन का निजी शिक्षक बनने का फैसला कर लेता है। उसी दिन से वैन की जिंदगी एक बुरे सपने जैसी बन जाती है। पढ़ाई बेहद कठोर होती है, लंबे घंटे, कोई आराम नहीं, कोई बहाना नहीं। लेकिन इस सख्ती का असर भी दिखता है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही हफ्तों में वैन आसानी से पढ़ना और लिखना सीख लेता है। लगातार 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वैन अपना चौथा जन्मदिन मनाता है और तलवारबाजी का प्रशिक्षण शुरू करता है। शुरुआत में उसकी हालत बहुत खराब होती है। अभ्यास के दौरान वो यहाँ तक कि नौकरानी से भी हार जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और हर दिन बिना चूके प्रशिक्षण के लिए पहुंचता रहता है। और जब वैन 5 साल का होता है, तब उसकी सारी मेहनत रंग लाने लगती है। वो अब उन बड़े लड़कों का सामना करने लगता है जो पहले से ही सैनिक बनने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, और उनके सामने भी खुद को संभाल लेता है। वैन जल्दी समझ जाता है कि उनके वार बिखरे हुए हैं और आसानी से अनुमान लगाए जा सकते हैं, इसलिए वो बिना ज्यादा मेहनत के उन्हें बार बार हरा देता है। बाकी बच्चे उसकी काबिलियत देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं वो कोई विलक्षण प्रतिभा तो नहीं। लेकिन जो बात उसे सच में अलग बनाती है, वो ये है कि अपने घमंडी बड़े भाइयों के उलट वैन आम बच्चों से खुलकर बात करता है और उन्हें बराबरी का दर्जा देता है।
वो खुद को उनसे ऊपर नहीं समझता, बल्कि उनके साथ सच्ची दोस्ती कर लेता है। कुछ देर बाद वैन सांस लेने के लिए रुकता है और पानी का एक गिलास उठाता है। तभी उप नाइट कमांडर डी कमरे में प्रवेश करता है और विनम्रता से वैन के हाथ देखने की अनुमति मांगता है। जब वो ध्यान से उसके हाथों की जांच करता है तो उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, क्योंकि वहां न तो कोई छाले होते हैं और न ही चोट के निशान। साफ था कि वैन ने ज्यादा समय तक तलवार नहीं चलाई है। वैन खुद इसकी पुष्टि करता है और बताता है कि उसका ज्यादातर समय लगातार पढ़ाई में ही निकल गया है। डी उसे साफ साफ बताता है कि स्पार्ता ने पढ़ाई के मामले में उस पर सामान्य से लगभग 3 गुना ज्यादा दबाव डाला है। इसलिए डी ये प्रस्ताव रखता है कि वो स्पार्ता से बात करेगा और पढ़ाई व युद्धाभ्यास के बीच बेहतर संतुलन बनाएगा। कम किताबें, ज्यादा लड़ाई की ट्रेनिंग। आखिर जिंदगी सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं होती। फिर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ डी कहता है कि अगर वैन को थोड़ा अतिरिक्त समय मिला तो वो खुद उसे एक महान तलवारबाज बना देगा। लेकिन वैन शालीनता से इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि उसे भरोसा है कि वो दोनों संभाल सकता है। वैन की दृढ़ता से प्रभावित होकर डी सिर हिलाता है और सुझाव देता है कि ऐसे में वो वैन का आधिकारिक प्रशिक्षक बनेगा ताकि उसकी ट्रेनिंग तेज और सही दिशा में बनी रहे। लेकिन डी के अधीन प्रशिक्षण भी जल्द ही एक अलग तरह की यातना बन जाता है। अभ्यास बेहद कठोर, लगातार और आराम से पूरी तरह खाली होता है। फिर भी वैन सब सहता जाता है, क्योंकि भीतर ही भीतर वो सच्चाई जानता है। इस नए जीवन का हर दिन उसे उस सब कुछ से ज्यादा संतोष दे रहा है जो उसने पहले कभी महसूस किया था। पहली बार उसे लगता है कि वो सच में जिंदा है। और इसी के साथ वैन चुपचाप खुद से वादा करता है कि वो इस दूसरे मौके को जरूर कामयाब बनाएगा और इसकी हर एक पल को जी भरकर जिएगा। 1 साल बीतता है और वैन 6 साल का हो जाता है। अब लगातार चलने वाली ट्रेनिंग और पढ़ाई का चक्र उस पर भारी पड़ने लगता है और वो भीतर से थकने लगता है। उसे एहसास होता है कि अगर यही चलता रहा तो वो कभी उस मजेदार जिंदगी को जी ही नहीं पाएगा जिसका उसने सपना देखा था। तभी वो एक फैसला करता है। अब वो एक सामान्य बच्चे की तरह जिएगा और अपने लिए थोड़ा समय निकालेगा। कुछ समय बाद वो एक नौकरानी से कहता है कि उसे बाहर खेलने जाना है। नौकरानी उसे शहर के बाजार ले जाती है और वहां का नज़ारा वैन को हैरान कर देता है। हर तरफ भीड़, शोर, लोगों की बातचीत और रंग बिरंगे सामानों से भरी दुकानें, सब कुछ जिंदगी से भरा हुआ था। चलते चलते उसकी नज़र एक विशाल इमारत पर पड़ती है जो बाजार के ऊपर ऊंची खड़ी होती है। व्यापार संघ की भव्य इमारत। वैन उसे आश्चर्य से देखने लगता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो उसका मन विचलित कर देता है। भीड़ के बीच एक बच्चा जंजीरों में जकड़ा हुआ घसीटा जा रहा होता है। डर के मारे वो तुरंत उस आदमी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। आदमी बेरुखी से जवाब देता है कि वो अपने ही बेटे को गुलामी में बेच रहा है और चूंकि वो उसका बेटा है इसलिए उसे जो चाहे करने का हक है। नौकरानी धीमी आवाज में समझाती है कि गरीब परिवारों में ऐसा अक्सर होता है, जब बच्चों को पालने की ताकत नहीं रहती तो जिंदा रहने के लिए उन्हें बेच दिया जाता है और यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। वैन मानता है कि ये सब देखना बेहद दर्दनाक है, लेकिन भीतर ही भीतर वो खुद को बेबस महसूस करता है, क्योंकि वो जानता है कि इसे रोकने के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तभी रोजाली नाम की एक महिला आगे आती है और शालीनता से वैन का अभिवादन करते हुए कहती है कि उसकी सेवा करना उसके लिए सौभाग्य की बात है। वैन उसकी ओर मुड़कर पूछता है कि उस आदमी को अपने बच्चे को बेचने के बदले कितने पैसे मिलेंगे। रोजाली समझाती है कि कीमत बच्चे की जादुई योग्यता पर निर्भर करती है। जब वो बताती है कि उस बच्चे के पास चोरी से जुड़ा गुण है जिसे सबसे निचले स्तरों में गिना जाता है, तो कहती है कि उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 3 चांदी के सिक्के ही होगी। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से से बेकाबू हो जाता है और अपने बदनसीब बेटे को लात मारते हुए उस पर चीखने लगता है कि वो कितना बेकार है। फिर वो बच्चे को बाहों से पकड़कर घसीटते हुए वहां से निकल जाता है और कहता है कि वे किसी और जगह कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी ज्यादा दूर जा पाता, वैन आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लेता है और शांत स्वर में कहता है कि वो उस बच्चे को 5 चांदी के सिक्कों में खरीदेगा। बिना एक पल सोचे आदमी सौदे को मान लेता है, सिक्के झपट लेता है और पीछे मुड़कर देखे बिना वहां से चला जाता है। वैन उस बच्चे के सामने झुकता है और अपना परिचय देता है। बच्चा धीमी आवाज में अपना नाम बताता है, कम्यून। वैन उससे कहता है कि वो आज़ाद है और जहां चाहे जा सकता है, क्योंकि उसका उसे अपने पास रखने का कोई इरादा नहीं था। उसने उसे सिर्फ इसलिए खरीदा था ताकि उसे आज़ाद कर सके। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कम्यून के पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वैन उसे अपने साथ रहने का सुझाव देता है। पास खड़े एक गार्ड को चिंता होती है और वो चेतावनी देता है कि कोई भी कुलीन परिवार यूं ही किसी अनजान बच्चे को हवेली में लाने पर आपत्ति कर सकता है, लेकिन अगर कम्यून को आधिकारिक तौर पर वैन का दास दर्ज कर दिया जाए तो कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। वैन कम्यून की ओर देखकर पूछता है कि क्या वो इस व्यवस्था से सहमत है और कम्यून चुपचाप सिर हिला देता है। उसी पल से कम्यून नाम के लिए वैन का दास बन जाता है।
तभी रोजाली उन्हें याद दिलाती है कि किसी भी समझौते को पक्का करने से पहले दास अनुबंध की रस्म पूरी करनी होगी। वैन और कम्यून एक साथ अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और रोजाली के निर्देशों के अनुसार अनुबंध पूरा किया जाता है। तभी कम्यून के हाथ की पीठ पर हल्की चमक के साथ एक निशान उभर आता है, जो इस अनुबंध के प्रभाव में रहने तक हमेशा वहीं बना रहेगा। रस्म पूरी होने के बाद वैन कम्यून को व्यापार संघ की इमारत के भीतर ले जाता है, ताकि उसे सड़क के मैले कुचैले कपड़ों से निकालकर ठीक से पहनाया जा सके। कुछ दिन बाद शाही हवेली में वापस वैन शांति के एक दुर्लभ पल का आनंद लेने वाला ही होता है और अपने लिए एक कुकी उठाता है। जैसे ही वो उसे मुंह तक ले जाने वाला होता है, कम्यून कमरे में आकर बताता है कि डी ट्रेनिंग के लिए आ चुका है। ये सुनते ही वैन जम जाता है और बिना पलक झपकाए वो कुकी कम्यून के हाथ में थमा देता है, एक तरह की रिश्वत के तौर पर, और कहता है कि बाहर जाकर डी को बता दे कि वो अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि डी की एक और बेरहम ट्रेनिंग का ख्याल ही उसे डराने के लिए काफ़ी था। कम्यून सिर हिलाता है और संदेश देने बाहर चला जाता है, जिससे डी साफ तौर पर निराश दिखाई देता है। लेकिन चूंकि वो पहले से वहां मौजूद होता है और किसी न किसी को ट्रेन करने के मूड में होता है, इसलिए वो कम्यून को पकड़ लेता है और उसी की कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। 2 और साल यूं ही बीत जाते हैं और आखिरकार वैन अपना 8वां जन्मदिन मना लेता है। वही उम्र जब हर कुलीन बच्चे की जादुई योग्यता की जांच होती है। वैन की परीक्षा की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है। कुलीन, नौकर, पहरेदार, यहाँ तक कि आम व्यापारी भी उत्सुकता से चर्चा करने लगते हैं। सबको वैन से बहुत उम्मीदें होती हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही असाधारण अग्नि जादूगर थे। उसके पिता जल्पा को पूरा भरोसा होता है कि वैन में कम से कम अग्नि तत्व की योग्यता जरूर निकलेगी, लेकिन परीक्षा के दिन पूरा सभागार सन्न रह जाता है। सभी उम्मीदों के उलट वैन में न तो अग्नि, न जल, न वायु और न ही पृथ्वी, किसी भी मुख्य तत्व की योग्यता नहीं पाई जाती। इसके बजाय उसकी एकमात्र जादुई क्षमता उत्पादन जादू निकलती है, जिसे सबसे निचले स्तर का माना जाता है और जिसे अक्सर बेकार और हंसी का पात्र समझा जाता है। कमरे का माहौल ठंडा पड़ जाता है और जल्पा का चेहरा गुस्से से तिरछा हो जाता है। निराशा का बोझ उस पर टूट पड़ता है। बिना चेतावनी दिए वो अपनी तलवार म्यान से निकालता है और वैन पर टूट पड़ता है। वैन अपनी जगह जड़ हो जाता है, न वो बोल पाता है न भाग पाता है, उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। लेकिन तलवार गिरने से ठीक पहले सबसे बड़ा बेटा मुर्का आगे आकर तलवार को रोक लेता है। खून खराबा होने देने के बजाय मुर्का एक दूसरा रास्ता सुझाता है। वो कहता है कि वैन को उस दूर दराज गांव का प्रबंधन सौंप दिया जाए जो हाल ही में उनके अधिकार में आया है। मुर्का समझाता है कि वो गांव अलग थलग और पिछड़ा हुआ है और वहां के लोगों ने अभी तक परिवार के प्रति निष्ठा नहीं जताई है। वैन को वहां का नया स्वामी बनाकर वे इलाके को स्थिर भी कर सकते हैं और उसे यहां से दूर भी रख सकते हैं। जल्पा कुछ पल रुकता है, फिर धीरे धीरे अपनी तलवार नीचे कर लेता है। विचार समझ में आते ही वो सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि ये सुझाव ठीक है। वैन की ओर देखे बिना ही वो घोषणा करता है कि अब से वैन उसी भूमि का शासन करेगा। फिर पीठ फेरते हुए वो वैन को तुरंत सामान बांधकर निकलने का आदेश देता है और ठंडे स्वर में कहता है कि इतना बेकार इंसान उसकी छत के नीचे रहने के लायक नहीं है। जल्पा के चले जाने के बाद मुर्का गहराई से झुककर माफी मांगता है कि उसने ऐसा अपमानजनक सुझाव दिया, लेकिन वैन उसे रोक देता है और कहता है कि माफी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुर्का बीच में ना आता तो वो उस पल मारा गया था। अगली सुबह वैन अपना सामान समेटता है और उस दूर दराज गांव की ओर रवाना होने की तैयारी करता है। लेकिन अपनी ही हैरानी के लिए वैन उत्साहित महसूस करता है। वो सोचता है कि वो जगह शांत होगी, जिम्मेदारियां कम होंगी और शायद वो आखिरकार वैसी सुकून भरी जिंदगी जी पाएगा जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लेकिन ये भ्रम ज्यादा देर नहीं टिकता। डी और एस्पार्ता घोषणा करते हैं कि वो भी साथ चलेंगे ताकि उसकी ट्रेनिंग और पढ़ाई जारी रह सके। ये सुनते ही वैन लंबी और थकी हुई सांस लेता है, जैसे अभी से आने वाले दुश्मार्ग की कल्पना कर रहा हो। और जैसे इतना काफ़ी ना हो, उसकी पसंदीदा नौकरानी भी जिद करती है कि वो साथ चलेगी, कहते हुए कि वो वैन से अलग रहने से इनकार करती है। सब कुछ तैयार होने के बाद वैन बग्गी में बैठता है और एक नए अध्याय की ओर रवाना होता है, दिल में बस एक छोटी सी उम्मीद पकड़े हुए कि शायद इस बार उसे थोड़ा सुकून और मज़ा मिले। जब बग्गी शांत जंगल के बीचों बीच धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो समय काटने के लिए वैन उत्पादन जादू थोड़ी एकाग्रता के साथ वो अपनी हथेली पर एक छोटी सी तलवार बना लेता है। कम्यून उसे शांत भाव से देखता रहता है, बिना किसी हैरानी के, क्योंकि वो पहले ही देख चुका है कि वैन कितनी तेजी से नई चीजें सीख लेता है। लेकिन इस शांत यात्रा और हल्के फुल्के जादू के बीच एक भारी बात सामने आ जाती है। वैन कहता है कि जो कुछ भी हुआ है, निर्वासन, पद छिन जाना, उसके बाद कम्यून के लिए अब उससे बंधे रहने का कोई कारण नहीं है। अगर वो आगे साथ चलना नहीं चाहता या असहज महसूस करता है तो वो दास अनुबंध तोड़ने के लिए उसे पूरी आज़ादी देने के लिए तैयार है।
लेकिन कम्यून बिना एक पल सोचे इस बात को सिरे से खारिज कर देता है। वो साफ कहता है कि उसने ये रास्ता सोच समझकर चुना है, किसी जल्दबाजी में नहीं। वो ये भी कहता है कि अगर वैन की रक्षा के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए। ये सुनकर वैन को उसकी निष्ठा का सम्मान करना पड़ता है, हालांकि भीतर कहीं ना कहीं उसे अब भी थोड़ी बेचैनी महसूस होती है। तभी अचानक बग्घी जोर से रुकती है और सबका संतुलन बिगड़ जाता है। वैन खिड़की से बाहर झांकता है और सामने अफरा तफरी देखता है। जिस गांव की ओर वे जा रहे थे वो घेराबंदी में था। साथ चल रहे शूरवीर तुरंत मान लेते हैं कि ये एक हमला है, शायद कुछ मामूली डाकू या नाकाम भाड़े के सैनिक जो आसान शिकार की तलाश में आए हैं। डी हमलावरों की कतार को ध्यान से देखता है और जल्दी से गिनती करता है, लगभग 50 लोग। संख्या के हिसाब से उसे लगता है कि अगर वे सब मिलकर एक साथ हमला करें तो दुश्मन को ज्यादा मुश्किल के बिना खत्म किया जा सकता है। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो ये मुमकिन लगता है, लेकिन उनके दल में मौजूद एक एडवेंचरर ऑर्थो इस योजना से सहमत नहीं होता। वो डी को याद दिलाता है कि उनके आदेश शुरू से ही साफ थे, अगर वैन खतरे में हो तो उसकी रक्षा करना ही उनकी पहली जिम्मेदारी है। इस वक्त वैन पूरी तरह सुरक्षित है और कोई भी सीधे उस पर हमला नहीं कर रहा, इसलिए ऑर्थो के हिसाब से ऐसी लड़ाई में कूदना जो उनकी जिम्मेदारी ही नहीं है, बेवजह जान जोखिम में डालना होगा और उनके समझौते से भी बाहर है। ये सुनकर डी का चेहरा झुंझलाहट से सख्त हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ऐलान करता है कि वो आगे बढ़ेगा। वो कहता है कि वो अपनी आंखों के सामने निर्दोष गांव वालों का कत्ल होते हुए चुपचाप नहीं देख सकता। कोई साथ आए या ना आए, वो अकेले ही हमला करने को तैयार है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो एडवेंचरर्स से कहता है कि वे वहीं रुकें और हालात बिगड़ने पर वैन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जैसे ही डी आगे बढ़ने वाला होता है, तभी एस्पार्ता अचानक बोल उठता है और इस पूरी योजना को रोक देता है। वो बिना घुमाए फिराए कहता है कि ऐसी लापरवाह लड़ाई में कूदना सरासर मूर्खता होगी, खासकर तब जब डी राज्य के लिए इतना अहम है। अगर डी यहाँ मारा गया तो ये राज्य की सेना के भविष्य के लिए भारी झटका होगा। एक महान और अत्यंत शक्तिशाली तत्व जादूगर होने के नाते एस्पार्ता एक बेहतर रणनीति सामने रखता है। वो सुझाव देता है कि उनकी स्थिति के चारों ओर एक मजबूत रक्षात्मक बाधा बनाई जाए, जिससे वैन सुरक्षित रहे, जबकि एडवेंचरर उसी ढाल के पीछे से दूर से हमलावरों पर वार करते रहें। जैसे ही दुश्मनों का पूरा ध्यान सामने की ओर चला जाए, डी और शूरवीर दाएं मोर्चे से अलग होकर अचानक हमला बोल दें। एस्पार्ता को पूरा भरोसा होता है कि अगर ये योजना सही ढंग से लागू की गई तो उन्हें एक साफ जीत मिलेगी। लेकिन वैन तुरंत समझ जाता है कि इस योजना का असली मतलब क्या है। दुश्मनों का ध्यान एक जगह बांधने के लिए किसी को खुले में चारे के तौर पर खड़ा होना होगा, और वो कोई और नहीं, खुद एस्पार्ता होगा। एस्पार्ता वैन की शंका की पुष्टि करता है और समझाता है कि अगर वो ये भूमिका नहीं निभाएगा तो डी और बाकी लोग सीधी भिड़ंत में फंस जाएंगे और शायद जिंदा भी ना बचें। ये सुनकर वैन पूरी तरह समझ जाता है कि एस्पार्ता क्या दांव पर लगा रहा है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जान जाएगी, और एक ही लड़ाई में राज्य का सबसे बड़ा रणनीतिकार और सबसे शक्तिशाली योद्धा खो देना ऐसी क्षति होगी जिससे ये भूमि शायद कभी ना उबर पाए। यही सोचकर वैन आगे बढ़ता है और जोर देकर कहता है कि चारे की भूमिका वो खुद निभाएगा। टिली उसी पल इस विचार को सिरे से खारिज कर देती है और साफ कहती है कि वो खुद जोखिम उठाना पसंद करेगी, लेकिन वैन को जोखिम में नहीं जाने देगी। कम्यून भी बिना एक पल सोचे वैन के बगल में खड़ा हो जाता है, लेकिन उनके विरोध के बावजूद वैन शांत स्वर में कहता है कि वो दोनों को बहुत ज्यादा कीमती मानता है और यही वजह है कि वो उन्हें अपने लिए जोखिम उठाने नहीं दे सकता। फिर वैन अपनी योजना बताता है। वो बग्घी को ही चारा बनाकर सीधे दुश्मनों के बीच घुस जाएगा ताकि उनका पूरा ध्यान उसी पर चला जाए और उसी दौरान बाकी लोग दूर से और दोनों किनारों से हमला कर सकें। जाते जाते वो याद दिलाता है कि उसने सालों तक तलवार की ट्रेनिंग यूं ही नहीं ली है और उसे पूरा भरोसा है कि वो सीधी लड़ाई में खुद को संभाल सकता है। फिर भी दिल के किसी कोने में वो चुपचाप ये स्वीकार कर लेता है कि अगर उसकी कहानी यहीं खत्म होती है तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। बस इतना काफी है कि वो किसी ऐसी चीज के लिए मरे जिसके लिए मरना मायने रखता हो। ऑर्थो उसे जाते हुए देखता रह जाता है, इस ख्याल की बेवकूफ़ी और साहस दोनों से हैरान। उसके शब्द उसे गिल्ड के उन दिनों में ले जाते हैं जब उसे पहली बार वैन की सुरक्षा का मिशन मिला था। उस वक्त उसे ये काम सख्त नापसंद था। उसके लिए सभी कुलीन लोग घमंडी और घटिया थे जिनके लिए तलवार उठाना भी बेकार था। लेकिन चूंकि उसे फियो मार्च में काम करना ही था, उसने ये मिशन स्वीकार कर लिया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वैन ऐसा होगा। उसे आज भी याद है वो छोटा सा कुलीन लड़का जो उसके पास आया, सच्चे मन से झुका और दिल से उसका धन्यवाद किया। न कोई घमंड, न कोई रौब, सिर्फ सच्ची कृतज्ञता। वैन ने उसकी काबिलियत की खुलकर तारीफ की थी और उसे नौकर नहीं बल्कि बराबरी का इंसान समझा था। उसी पल औरतों को एहसास हुआ कि शायद सभी कुलीन लोग सड़े हुए नहीं होते।
वर्तमान में लौटते ही ऑर्थो आगे बढ़कर वैन के सामने खड़ा हो जाता है और साफ मना कर देता है। वो कहता है कि किसी भी हालत में वे एक बच्चे को यूं जान के खतरे में नहीं डालेंगे। डी और एस्पार्ता भी बिना हिचक उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ वैन की मूल योजना रद्द कर दी जाती है। एस्पार्ता कमान संभालता है और तुरंत एक नई रणनीति बनाता है। वो उनके चारों ओर एक मजबूत रक्षात्मक दीवार खड़ी करेगा, जिसके भीतर वैन सुरक्षित रहेगा। उसके पीछे एडवेंचरर दूर से लगातार हमले करके दुश्मनों की संख्या घटाएंगे। उसी समय डी और उसके शूरवीर बाएं मोर्चे से हमला करेंगे, जबकि ऑर्थो दाएं तरफ से दूसरा धावा बोलेगा। बिना समय गवाए एस्पार्ता अपना दंड जमीन पर पटकता है और एक विशाल जादुई बाधा खड़ी हो जाती है। उसके पीछे से तीर और जादू बरसने लगते हैं और कई डाकू समझ भी नहीं पाते कि क्या हुआ, उससे पहले ही ढेर हो जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी डी और उसका दस्ता सामने की पंक्तियों को मक्खन की तरह काटता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन इसी हंगामे के बीच डाकुओं का सरदार कतार तोड़कर दीवार पार कर जाता है और सीधे वैन की ओर बढ़ता है। जैसे ही उसका हथियार नीचे गिरने वाला होता है, वैन आखिरी पल में बीच में कूद पड़ता है। उसकी तलवार चमकती है और दुश्मन की एड़ी की नस काट देती है, जिससे वो दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कम्यून आगे बढ़कर एक जोरदार वार करता है और उसका अंत कर देता है। थोड़ी ही देर में लड़ाई खत्म हो जाती है। बचे हुए डाकुओं को पकड़कर बांध दिया जाता है और गांव पर मंडरा रहा खतरा पूरी तरह समाप्त हो जाता है। खतरा टल जाने और मिशन तकनीकी रूप से पूरा हो जाने के बाद कुछ एडवेंचरर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, नए कामों की तलाश में दूसरी जगह जाने के लिए तैयार। लेकिन ऑर्थो रुक जाता है। वो सिर्फ वैन की तलवारबाजी से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी गहराई से प्रभावित होता है कि उसने लड़ाई के दौरान कितनी शांति और स्पष्टता के साथ सबका नेतृत्व किया। जिज्ञासा धीरे धीरे सम्मान में बदलती है और ऑर्थो तय करता है कि वो कुछ समय और रुकेगा और सीधे वैन का साथ देगा। उसके साथी भी बिना हिचक सहमत हो जाते हैं और अपनी ताकत देने के लिए वहीं ठहरने का निर्णय लेते हैं। हालात शांत होने के बाद वैन आगे बढ़ता है और औपचारिक रूप से गांव के सामने खुद को उनका नया स्वामी बताता है। वो गांव के मुखिया रोंडा से बात करता है और उन्हें मदद करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता है। रोंडा अभी भी कांप रहा होता है, लेकिन आभारी मन से वैन का धन्यवाद करता है और बताता है कि उसने उनकी जान बचाई है। फिर वो एक चिंताजनक बात साझा करता है। ये पहली बार नहीं था जब गांव पर हमला हुआ हो। सच तो ये है कि इसी साल ये कई बार हो चुका था। रोंडा के अनुसार जब ये इलाका फर्डिनेंडो काउंटी के अधीन था, तब हालात कहीं बेहतर थे। उस समय शूरवीरों की नियमित गश्तें होती थीं, जो डाकुओं के लिए बड़ा डर साबित होती थीं। लेकिन अब वे गश्तें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं और उनके साथ गांव की आखिरी सुरक्षा भी चली गई है। वैन सिर झुकाकर रोंडा और बाकी ग्रामीणों से इस हालात के लिए माफी मांगता है। वो समझाता है कि ये स्थिति शायद इसलिए बनी क्योंकि मौजूदा मार्क्वेस को इन दूर दराज गांवों की असली हालत का अंदाजा ही नहीं है। लेकिन अब जबकि उसे उनका नया स्वामी नियुक्त किया गया है, वो उनकी तकलीफों से मुंह नहीं मोड़ेगा। इसके बाद वो उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 3 रास्ते बताता है। पहला, ऐसी कीमती चीज का उत्पादन करना जिसे राज्य भी नजरअंदाज न कर सके। दूसरा, इतना धन इकट्ठा करना कि सुरक्षा के लिए भाड़े के सैनिक रखे जा सके। और तीसरा, गांव को भीतर से मजबूत करना, उसकी बुनियादी संरचना और समुदाय को इतना सक्षम बनाना कि वो खुद खड़े रह सके। लेकिन इससे पहले कि ग्रामीण कोई प्रतिक्रिया दें, भीड़ में से एक छोटी लड़की बोल उठती है। वो कहती है कि वे इन विकल्पों पर पहले भी विचार कर चुके हैं। सुनने में ये योजनाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा कठोर है। उन्हें समझ आ गया है कि इन पर अमल करना जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। वैन पूरी कोशिश करता है कि उनका हौसला बढ़ा सके और वादा करता है कि अब हालात बदलेंगे। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो सिर्फ बातें नहीं करेगा, बल्कि बदलाव करके दिखाएगा। फिर भी उसकी बातें अकेले ग्रामीणों को पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर पाती और कई लोग अभी भी संशय में रहते हैं। उनकी शंका भांपते हुए एस्पार्ता और डी आगे बढ़ते हैं। वे सीधे खड़े होकर औपचारिक रूप से अपना परिचय देते हैं। डी के रूप में राज्य का मुख्य कमांडर। दृढ़ आवाज में वे वैन के वादे का समर्थन करते हैं और ग्रामीणों से वादा करते हैं कि ये कोई खाली दिखावा नहीं है। वे रोंडा और बाकी लोगों को आश्वस्त करते हैं कि उनके साथ रहते हुए डरने की कोई वजह नहीं। डी और एस्पार्ता का समर्थन सुनकर ग्रामीणों का हौसला तुरंत बढ़ जाता है। लेकिन जल्द ही एक और चिंता उभरती है। उनमें से कोई आगे बढ़कर हिचकिचाते हुए पूछता है कि करों का क्या होगा, और बताता है कि हर मौसम में 30% फसल देने के बावजूद जीना कितना मुश्किल रहा है। वैन बिना झिझके जवाब देता है कि तुरंत प्रभाव से कर दर घटाकर सिर्फ 10% कर दी जाएगी। वह शांत स्वर में समझाता है कि पहले सुरक्षित और रहने योग्य वातावरण सुनिश्चित करना जरूरी है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। ग्रामीण चुप हो जाते हैं, इस अचानक उदारता पर हैरान। जो कटौती की गई है वो उनकी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा है। आभार की भावना भीड़ में जल्दी फैल जाती है
और पहली बार लंबे समय के बाद उन्हें सच में उम्मीद महसूस होती है। गांव की सुरक्षा के लिए एस्पार्ता तुरंत एक मोटी और मजबूत पत्थर की दीवार जादू से खड़ी कर देता है, जो भविष्य के किसी भी हमले के लिए अडिग है। फिर वह कहता है कि अगर इसके चारों ओर खाई बनाई जाए तो सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। डी और उसके शूरवीर तुरंत हाथ आगे बढ़ाते हैं और खुद खाई खोदने की पेशकश करते हैं। वैन फिर से ग्रामीणों की ओर मुड़ता है और स्पष्ट करता है कि अगर वे मिलकर काम करेंगे तो वह आश्वस्त है कि ये जगह पहले से कहीं ज्यादा शानदार बन सकती है। सब शांत होने पर वैन फिर से अपनी उत्पादन जादू का परीक्षण करता है। थोड़ी एकाग्रता से वह कई लकड़ी जैसी दिखने वाली ईंटें बनाता है, लेकिन ये आम ईंटें नहीं हैं। ये नैनो फाइबर की बनी है, जो बेहद दुर्लभ और असाधारण रूप से मजबूत सामग्री है। जब ऑर्थो उनमें से एक पर अपनी तलवार मारता है तो ब्लेड चकमा खाकर वापस आ जाता है, बिना कोई खरोंच छोड़े। इस परिणाम से उत्साहित होकर वैन दिन भर हथियार बनाने में लग जाता है। हर एक हथियार शाही हस्त्रागार के सामान जितना चमकदार और सटीक। उसे काम करते देखकर टिली थोड़ा चिंता करने लगती है कि कहीं वह खुद को थका न दे, लेकिन वैन मुस्कुराता है और आश्वस्त करता है कि वह ठीक है। उसे याद आता है कि उसने पढ़ा था कि उत्पादन जादू आमतौर पर बहुत ऊर्जा खाता है और अधिकांश लोग बिना थके सिर्फ एक वस्तु भी नहीं बना पाते। स्पष्ट है कि वैन में ये कला जन्मजात है। अंत में वह एक सुंदर तलवार बनाता है और कम्यून को देता है, जो दोनों हाथों से स्वीकार करता है और जीवन भर इसे संजोने का वादा करता है। टिल्ली थोड़ी जलन महसूस करती है तो वैन उसे कुल्हाड़ी दे देता है, लेकिन टिल्ली के चेहरे को देखकर साफ है कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। रात को वैन अग्निकुंड के पास आराम करता है, लेकिन पूरी बॉडी कठोर सोने से दर्द में है। टिल्ली और कम्यून को सोते देखता है। वह समझ सकता है कि उन्होंने हिम्मत दिखाई है, लेकिन वे भी थक चुके हैं। तभी वैन फैसला करता है कि अब समय है एक असली घर बनाने का। अगली सुबह वैन काम शुरू करता है। नैनो ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके वे और बाकी लोग नींव तैयार करना शुरू कर देते हैं। जब मुख्य रौंडा वहां से गुजरते हैं और प्रगति देखते हैं तो वे टिप्पणी करते हैं कि ये जगह लॉर्ड के महल के लिए बिल्कुल सही बन रही है। ये सुनकर वैन का दिल गर्व से भर जाता है। वह एक पल के लिए जादू की मदद से संरचना का विश्लेषण करता है, हर ब्लॉक को इंच तक नापता और लेआउट को ध्यान से स्कैन करता है। जब सब कुछ सही लगने लगता है, वैन पूरी ताकत से अपनी जादू सक्रिय करता है। पलक झपकते ही पूरी संरचना उनकी आंखों के सामने अपने आप बन जाती है। एक पूरी तरह से तैयार महल, जैसे चमत्कार से जमीन से उठ खड़ा हुआ हो। सभी कोई चौड़े आंखों से चुपचाप देखता है। ये समझ नहीं पाता कि उसने क्या देखा। वैन ऊपर देखता है, सिर खुजला रहा है। सोचता है कि शायद उसने थोड़ी ज्यादा कर दी। कोई भी ये नहीं समझ पाता कि वैन ने इतनी कम समय में एक पूरा महल कैसे बना दिया। ये इतना अविश्वसनीय लगता है कि लोग सच में सोचते हैं कि ये असंभव होना चाहिए। फिर भी एक निष्कर्ष तो बनता है, उसकी उत्पादन जादू सिर्फ सुविधाजनक नहीं बल्कि क्षेत्र पर शासन करने के लिए बेहद प्रभावी है। इसके मुकाबले चमकदार तत्वीय जादू लगभग बेकार लगने लगते हैं। वैन मानता है कि ये एक अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन भीतर से वह अब भी विश्वास करता है कि असली सुरक्षा आक्रामक शक्ति से आती है। उसके लिए लोग तभी सुरक्षित महसूस करते हैं जब उनका शासक मोर्चे पर खड़ा होकर किसी भी खतरे को खत्म कर सके। लेकिन उसके मित्र तुरंत इसे खारिज कर देते हैं। फिर एस्पार्ता बताते हैं कि ये सही हो सकता है युद्ध के समय, लेकिन लोग असल में चाहते हैं कि उनके लॉर्ड उनके रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाएं। और इस लिहाज से एस्पार्ता कहते हैं कि वैन से बेहतर कोई इस रोल के लिए फिट नहीं है। वैन ने जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑर्थो साफ कहता है कि उसकी शक्तियां किसी सामान्य उत्पादन जादू उपयोगकर्ता की कल्पना से कहीं ऊपर हैं। लेकिन वैन यही नहीं रुकता। वह कहता है कि अगर उसे पर्याप्त लकड़ी मिले तो वह सभी के लिए घर बना सकता है। बाकी लोग हैरान रह जाते हैं और ऑर्थो और डी तुरंत अपने लोगों को सामग्री लाने का आदेश देते हैं। ग्रामीण भी पूरी तरह साथ हैं। उनके घर वैसे भी टूट फूट में हैं और वैन जल्दी समझ जाता है कि उसने शायद खुद को एक विशाल कार्यभार के लिए तैयार कर लिया है। फिर भी ये देखकर कि वे किस हालात में रह रहे हैं, वो ठान लेता है कि पूरे गांव को जड़ से बदल देगा। वो हर एक परिवार के लिए घर बनाने का वादा करता है और जश्न तुरंत शुरू हो जाता है। वैन काम में लग जाता है, एक के बाद एक घर बनाता है और लोग विश्वास नहीं कर पाते कि वो कितना मना बिना थके खर्च कर रहा है। और भी अधिक प्रभावशाली है वैन का शहरी नियोजन का ज्ञान। वो बताता है कि वो किस ग्रिड लेआउट का इस्तेमाल कर रहा है। हर यूनिट में 4 घर होंगे और हर ब्लॉक के बीच चौड़ी सड़कें चलेंगी, जिससे ये कुशल, साफ और व्यवस्थित लगे। वैन कहता है कि फिलहाल ये लकड़ी के घर चले जाएंगे, लेकिन जब उन्हें पत्थर की स्थिर आपूर्ति मिल जाएगी तो वो सभी घरों को हर परिवार की ज़रूरत के अनुसार अपग्रेड कर देगा। और क्योंकि वो खुद एक प्रॉपर नहाना भी चाहता था, उसने अपने महल के पास एक स्नान गृह भी बना लिया। डिज़ाइन सरल रखा और प्लूरल पानी जादू से टब भरने में मदद करता रहा। बाद में नहाने के बाद वैन आखिरकार एक सही बिस्तर में सोता है, साफ सुथरा और संतुष्ट। अगले दिन वैन पता चलता है कि शूरवीरों ने पूरे गांव के चारों ओर खाई खोद ली है। वो प्रभावित होता है, लेकिन ध्यान देता है कि पानी भरने से ये और बेहतर हो जाएगा।
एक पूरी खाई जो सुरक्षा के लिए मोट की तरह काम करेगी। साथ ही उन्हें पीने और नहाने के लिए पानी का स्थिर स्रोत चाहिए और यही उनका अगला लक्ष्य बनता है। बिना देर किए वैन कहता है कि अब समय है पानी का स्रोत सुरक्षित करने का। एस्पार्ता की असाधारण ताकत की मदद से वे पास की नदी से पानी मोड़ लेते हैं। वो तुरंत कुछ मीटर की गहरी खाई खुद खोदता है, जबकि डी और बाकी हाथ से इसे आगे बढ़ाते हैं। वैन उसके पीछे चलता है, नहर के नीचे और किनारों को मजबूत करता है ताकि ये ढह ना जाए। नदी और गांव के बीच की दूरी कोई मामूली काम नहीं थी और टिल्ली ये देखकर कह देती है कि ये वाकई में बहुत बड़ा काम है। फिर भी वैन बस कंधे उचकाता है क्योंकि लोगों को पानी चाहिए। सीधी और सरल बात। काम कठिन है, लेकिन ये देखकर अच्छा लगता है कि सभी एक साथ आए हैं और एक ही लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा जब आधारभूत संरचना मजबूत होगी और गांव में जीवन स्थिर होगा तो व्यापारी भी आसानी से आ सकेंगे। और वैन के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापार बढ़ने पर वो आखिरकार धीमी शांत जीवन शैली का आनंद ले सकेगा जिसका वो सपना देख रहा था। वो अनुमान लगाता है कि नहर बनाने में लगभग 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन तभी एक मजदूर कैजुअली कह देता है कि जहां वे खाई खोद रहे हैं वहां से गांव पहले ही दिखाई दे रहा है। ये वैन को पूरी तरह चौंका देता है और वो उसी दिन काम रोक देता है, सोचकर कि क्रू को आराम की जरूरत है। लेकिन डी अभी भी उत्साहित है और कहता है कि अगर वे लगातार काम करें तो कुछ ही घंटों में गांव पहुंच सकते हैं। लेकिन वैन देखता है कि बाकी लोग थक चुके हैं और डी से कहता है कि आराम करो, सबको बेहोश करने का कोई मतलब नहीं। डी मानता है कि ये सब एक नई तरह की ट्रेनिंग जैसी है, लेकिन वो भी समझता है कि उन्हें अपनी सीमाओं से आगे नहीं जाना चाहिए।